Good morning, student. Today I am going to explain the class 9th science chapter 15 improvement in food resources. Today my topic is storage of grains. How can we store our grain? The farmers try to protect their grain, harvested crop, and the grain that he separated from the chaff in proper way. Storage lose and एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। जब हम स्टोर करते हैं तो कई बार ये ख़राब हो जाती हैं। फार्मर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लूज, और ये लॉस उनको क्यों होता है? फार्मर्स की गलती के कारण। कई बार फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस, फार्मर्स क्या गलती करते हैं? कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल? अगर वो मॉइस्चर छोड़ देते हैं, अगर बीजों में नमी छूट जाए तो और उसमें उन्हें स्टोर कर दिया जाए तो उनमें फंगस लग जाती है। इसके अलावा कुछ बायोटिक फैक्टर है लाइक इंसेक्ट, रोडेंट, बड़े चूहे होते हैं ये, फंगी, माइट्स एंड बैक्टीरिया। ये कुछ कोजिज हैं, कुछ एबायोटिक कोजिज हैं। एबायोटिक जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर। अगर उस प्लेस पे जहाँ स्टोर किया है फार्मर ने ये सब हो तो क्या होगा? उसका अनाज ख़राब हो जाएगा। दीज फैक्टर कोज डिग्रेडेशन, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेशन, डिसकलरेशन मीन्स उनका कलर फेड हो जाता है, ऑल लीडिंग टू द पुअर क्वालिटी। इससे हमारे जो अनाज की क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू भी पुअर हो जाती है। मार्केट में फिर ऐसा अनाज नहीं बिकता ना। अगर उसका वेट कम होगा, डिसकलरेशन होगी, पुअर जर्मिनेट प्रॉब्लम होगी, लॉस इन वेट होगा। तो इन फैक्टर्स, दिस फैक्टर कैन बी कंट्रोल, लेकिन किसान कोशिश करते हैं इन फैक्टरों को कंट्रोल करने के लिए बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस होता है जहाँ पर ये अनाज स्टोर किया जाता है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। तो कुछ तरीके अपनाए जाते हैं ताकि ये सारा जो है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट उन पर इफेक्ट ना करे। बायोटिक मीन्स जिसमें जीवन है, जैसे इंसेक्ट, रोडेंट, फंगस। एबायोटिक मीन्स जिसमें जीवन नहीं है, जैसे मॉइस्चर, नमी, पानी, टेम्परेचर। ये सारे भी अफेक्ट करते हैं हमारे स्टोरेज ऑफ ग्रेन को। जब हम अनाज स्टोर करते हैं, दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस। सबसे पहले तो जो हमने अनाज के दाने हैं उनको ढंग से साफ़ करना चाहिए बिफोर स्टोरेज। प्रॉपर ड्राइंग मीन्स सुखाना उनको, फिर उनको प्रॉपर सनलाइट में काफ़ी दिनों तक पड़े रहने देते हैं ताकि वो सूख जाए, उनमें मॉइस्चर ना रहे। फिर कुछ टाइम तक उन्हें शेड में रखा जाता है। ये नहीं कि सीधा पहले सनलाइट से सीधा स्टोर कर दो, उसके बाद कुछ दिनों तक छाया में रखा रहता है। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स, फिर उस पर केमिकल्स डाले जाते हैं जो पेस्ट वगैरह अगर हो तो उनको किल कर देते हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी कई बार यूज किए जाते हैं ताकि उसके अंदर ग्रेन स्टोर करने से पहले उसमें ना लगे। कई बार नीम की पत्तियाँ, हल्दी, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। वैसे भी घरों में भी नीम की पत्तियाँ और हल्दी डाली जा सकती है ताकि उनका हमारा जो अनाज है सुरक्षित रहे। और नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। जैसे वर्ड है एनिमल, हस्बेंड्री में पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। जो हमारे पास पशुधन है उसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट सच एज ब्रीडिंग, फीडिंग होता है उनको खाना खिलाना, उन बच्चे पैदा होना उनके, डिजीज कंट्रोल, ये सब साइंटिफिक तरीके से करना। एनिमल बेस्ड फार्मिंग मीन्स अगर तुम एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल पालते हो तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और कुछ लोग खाली एनिमल पालते हैं दूध के लिए, किसान खेती करवाने के लिए। जो एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग। इसमें एनिमल हस्बेंड्री में सारे एनिमल आ गए। अगर कोई बकरी पालता है, शिप पालता है, या पोल्ट्री कोई पक्षी पालता है, फिश फार्मिंग करता है, ये सारे किस में आ जाएंगे? जो एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क। अब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को मिल्क चाहिए, एग चाहिए, मीट चाहिए। ये सब हमें कहाँ से मिल सकते हैं? पशुओं से मिल सकते हैं, पक्षियों से मिल सकते हैं। और लोग अब अवेयर भी हो गए हैं, उन्हें पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए। अगर अच्छे क्वालिटी के अंडे, मीट, मिल्क चाहिए तो ढंग से इन पशुओं को रखना पड़ेगा
उनको ऐसा अनाज, ऐसा खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा जिससे प्रोटीन रिच फूड हमें मिल सके। कैटल फार्मिंग, इसमें सबसे पहले आया कैटल फार्मिंग, पशुओं को रखना, जैसे गाय भैंस, ये जो लोग ये पालते हैं उसे बोलते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पज। अब ये कैटल फार्मिंग दो पर्पज के लिए की जाती है। सबसे पहले दूध के लिए, मिल्क, एंड ड्रोट लेबर, ये खेतों में जो मजदूरी करवाई जाती है पशुओं से वो है ये। फॉर एग्रीकल्चर वर्क लाइक टीलिंग, अगर आपको प्लोइंग मतलब हल चलवाना है, इरिगेशन पानी निकलवाना है कुओं में से, कार्टिंग, या फिर आपको अपने जोटा बग्गी बोलते हैं उस बग्गी को चलवाना है। इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज, बोस इंडिकस काउ एंड बोस बबलीज बफेलोज। अब इंडिया में जो कैटल हैं वो 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं। फर्स्ट है बोस इंडिकस, इसका मतलब होता है काउज, एंड बोस बबलीज, इसमें बफेलो। इनका काउ और बफेलो क्यों पाले जाते हैं? मिल्क प्रोड्यूस के लिए। इनकी जो फीमेल होती हैं उन्हें मिल्च एनिमल बोलते हैं। जो डेयरी एनिमल्स है ना, जो दूध देने के लिए पाले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं मिल्च एनिमल। वाइल द वंस यूज टू फॉर फार्म, जो खेतों में लेबर करवाने के लिए, वर्क करवाने के लिए पाले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्रोट एनिमल, जैसे बैल, DRAUGHT, स्पेलिंग याद कर लेना इनकी। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। मिल्क कितना होगा, कितना और किस क्वालिटी का हो, ये सब उसके लैक्टेशन पीरियड मीन्स जब वो दूध देती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक मिल्क पैदा होता है गाय या भैंस का। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टेशन पीरियड मीन्स मिल्क प्रोडक्शन टाइम। आफ्टर द बर्थ ऑफ ए काफ, जब गाय या भैंस का बछड़ा पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो कितने पीरियड तक दूध देगी, वो होता है उसका लैक्टेशन पीरियड। उसको बढ़ाया भी जा सकता है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर हम मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? उसका जो लैक्टेशन पीरियड है, उसका बच्चा होने के बाद जो कितने टाइम तक दूध देती है, उसका पीरियड हम बढ़ा सकते हैं। एक्जोटिक और फॉरेन ब्रीड, फॉर एग्जांपल जर्सी, ब्राउन स्विस, ये जो फॉरेन ब्रीड है जैसे जर्सी हो गई, ब्राउन स्विस हो गई, आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, इनका टाइम पीरियड ज़्यादा है, ज़्यादा समय तक दूध देते हैं। वाइल लोकल ब्रीड लाइक रेड सिंधी, साहिवाल, आपको ऐसे याद करने पड़ेगा। लोकल ब्रीड ये नाम आ जाए तो उसमें से छाटने पड़ जाते हैं, तो रेड सिंधी और साहिवाल ये लोकल ब्रीड हैं। शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये डिजीज के प्रति इनका एक्सीलेंट रेजिस्टेंस है, ये जल्दी से इनको बीमारी नहीं होती। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल विद बोथ डिजायर्ड क्वालिटी, तो इनको क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा सकती है जिससे कि इनको बीमारियां भी ना हो और इनका लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाए, कि दूध भी ज़्यादा मात्रा में दे। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी मीन्स पशुओं को हमें अच्छी तरह से उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उनके रहने का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें उनकी ढंग से फार्मिंग करनी है, अपने पशु को ढंग से रखना है, तो उनके लिए साफ़ सफाई, शेल्टर फैसिलिटी मीन्स उनके रहने का उनका रहने का जो घर बनाते हैं ना वो अच्छा होना चाहिए। फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल, अगर तुम्हें पशुओं को ढंग से रखना है, ज़्यादा मात्रा में दूध लेना है, तो उनकी सफाई, उनके रहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग ऑफ रिमूव डर्ट, उनको नहलाते टाइम ब्रशिंग करनी होती है ताकि उनका जो धूल मिट्टी है वो उतर जाए। उनके जो लूज हेयर हैं, उनके जो बाल गिरते रहते हैं वो उतर जाएं। दे शुड बी शेल्टर अंडर द वेल वेंटिलेटेड रूफ्स, जो उनके लिए रहने के लिए जगह है वो वेल वेंटिलेटेड मीन्स हवा आने जानी चाहिए वहाँ पे। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट कोल्ड। द फ्लोर ऑफ कैटल शेड्स नीड टू बी स्लोपिंग, उसमें स्लोप होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए वो, ताकि जो वे सूखे रहें, पानी और जो गंदगी है वो बहती रहे और वो सूखे रहें। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल, अब जो फूड रिक्वायरमेंट एनिमल की वो डिफरेंट होती है। 2 टाइप्स के फूड की ज़रूरत होती है उन्हें। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव ए हेल्दी लाइफ, ताकि उन्हें बीमारियां न हों, एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड अ मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, दूसरा जो मिल्क देते हैं उसके हिसाब से भी, ताकि अच्छा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में दूध दें। विच इज़ ड्यू टू फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, और मेनली ये जो फूड है उनके लैक्टेशन पीरियड में जब वो दूध दे रही है उस टाइम दिया जाता है। एनिमल फीड इंक्लूड
रफेज विच इज़ लार्ज फाइबरी। जो एनिमल का फूड है उसमें रफेज होना चाहिए जिसमें ज़्यादा फाइबर्स हों। एंड कंसनट्रेट विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स। उनके फूड में फाइबर्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कैटल नीड बैलेंस रेसो। जैसे हमें बैलेंस्ड फूड चाहिए ऐसे ही कैटल को भी, जो पशु हैं उनको भी बैलेंस्ड फूड देना चाहिए। उसमें रफेज भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए और जो न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। बिसाइड सच न्यूट्रिशन फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिटिव कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी। कुछ छोटे न्यूट्रिएंट्स जैसे हमें ज़रूरत होती है ऐसे उनको भी ज़रूरत होती है ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और वो ज़्यादा मात्रा में मिल्क दे। डेयरी एनिमल के लिए ये कैटल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज। अब जैसे हमें डिजीज हो जाती है ऐसे ही पशुओं को भी कई बार डिजीज हो जाती है। तो दीज डिजीज बिसाइड कॉजिंग डेथ, इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे अगर उससे दूध जो देते हैं वो कम मात्रा में दे सकते हैं अगर वो बीमार हो तो। ये हेल्दी एनिमल फीड रेगुलरली। अगर हमें पहचान करनी है एक हेल्दी एनिमल की तो वो क्या करेगा, फीड रेगुलरली ढंग से खाना खाएगा, है जो नॉर्मल पोस्चर ढंग से खड़ा होगा। और जो बीमार होते हैं वो ढंग से खाते नहीं और उनका पोस्चर भी ख़राब हो जाता है, स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है। द पैरासाइट ऑफ कैटल में भी बोथ। जो पैरासाइट उनका खून पीने वाले एनिमल होते हैं, कुछ पैरासाइट जैसे जानवर होते हैं और कुछ तो उनके ऊपर रहते हैं एक्सटर्नल, और कुछ उनके अंदर पेट में रह सकते हैं। दीज एक्सटर्नल पैरासाइट होता है ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और उनसे डाइजेस्टेड फूड ले लेते हैं। मेनली कोई स्किन डिजीज, जो स्किन पे रहते हैं उनसे स्किन डिजीज हो जाती है पशुओं को। द इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉर्म्स, कीड़े अफेक्ट स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वाइल फ्लूक्स डैमेज द लीवर। अगर फ्लूक्स नाम के जो जीव हैं ये क्या उनके लीवर को ख़राब कर देते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आल्सो कोज बाय बैक्टीरिया। अब जो फैलने वाली बीमारियां भी हो जाती हैं कई बार और वो किससे होती हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो इनका तरीका क्या है, एक तो दवाइयाँ दी जाती है इनको, एक वैक्सीनेशन, जैसे इंसानों को टीके लगाए जाते हैं ऐसे ही जानवरों को लगाए जाते हैं ताकि उनको ये बीमारियां ना हो। आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज, ताकि उनको ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं हो। तो एनिमल फार्मिंग करने के लिए उनको प्रॉपरली रखना होता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, उनका खाने का ध्यान रखना होता है, उनको टाइमली वैक्सीनेशन करवाना होता है, टीकाकरण। और एक ब्रीडिंग सिस्टम जो है ये इसमें से एग्जाम में कई बार पेपर में आ जाता है। जो ब्रीडिंग है वो फॉरेन ब्रीड जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस और लॉन्ग, उनका लैक्टेशन पीरियड, दूध का टाइम ज़्यादा है, दूध लंबे समय तक देती है। और जो हमारी गायें हैं वो उनमें डिजीज कम होती है, उनको बीमारियां कम होती है, जैसे रेड सिंधी, साहिवाल। तो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा डिजायर्ड क्वालिटी पैदा हो जाती है कि उनको बीमारियां भी कम और उनका दूध देने का टाइम भी बढ़ जाए। स्टूडेंट आज हमने जितना पढ़ा आप इसे रीड कर लेना। ओके।